नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस सीरीज का आज हम लोग पांचवा वीडियो लेके आए हैं। एससीईआरटी में ये चैप्टर पांचवा नंबर चैप्टर है हमारी सरकार के नाम से, और एनसीईआरटी में ये तीसरा चैप्टर है सरकार के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले सरकार क्या होता है? ये सरकार क्या होता है? क्या है कि हर देश को, हर सिस्टम को चलाने के सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सरकार की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ के एक हेड की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। ठीक है, हमारे देश में स्कूल कहाँ बनेंगे, कॉलेज कहाँ बनेंगे, हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, आदमी के पास यानी स्वास्थ्य का सुविधा पहुँच रहा है कि नहीं, महंगाई ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, आदमी के पास पैसा कैसे पहुँचेगा, किसान के पास यानी धान का क्षति हो गया, वो क्षतिपूर्ति कैसे पहुँचेगा। तो सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक सरकार का ज़रूरत होता है। ठीक है, उसी को हम लोग सरकार बोलते हैं। और इनका काम तो आप समझ ही गए कि जितना भी काम हो रहा है, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, उसका संचालन, ठीक है, रेल चलाना, परिवहन चलाना, हवाई जहाज चलाना, ठीक है, सारा सरकार का ही निर्णय होता है। तो सरकार चलाने के लिए कुछ नियम है। ठीक है, कि सरकार एक नियम से चलेगा, और ये नियम कहाँ से लिया गया है? हमारे संविधान है, नियम का किताब, कि आपको इस दायरे में रह के काम करना है। उसके बाद सरकार कुछ व्यवस्था करती है कि इस व्यवस्था के तहत काम करना है, इसमें ये लोग इस सिस्टम में काम करेंगे। और सरकार का यानी कितने स्तर पे काम होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसका संचालन कोई एक आदमी नहीं कर सकता। तो क्या है ना कि हम सरकार को छोटे छोटे स्तर पे बांट दिए हैं कि हर आदमी तक सरकार का यानी काम पहुंचे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सरकार की व्यवस्था के साथ क्या है कि सरकार में एक स्तर लाया कि सरकार कितने स्तर पे होगा। तो हम लोग कहाँ रहते हैं, कोई गांव में या शहर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय स्तर। इसमें क्या कवर होता है? गांव, शहर, ठीक है, मोहल्ला, यानी इसको कवर करते हैं। दूसरा स्तर होता है राज्य स्तर। ये एक स्थानीय स्तर है, ठीक है, और दूसरा हो गया राज्य स्तर। ये क्या है कि राज्य में सरकार चलाएंगे, जैसे हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य स्तर का सरकार है। और सबसे ऊपर जो है एक हमारे देश में है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर का सरकार, राष्ट्र ये कौन लेवल पे है? ये देश के लेवल पे है। तो हम लोग सरकार का 3 स्तर पर है। ठीक है, अब क्या है कि सरकार चलाने के लिए, ठीक है, कि चलिए हम यहां से शुरू करते हैं कि देश स्तर पे जो सरकार चल रहा है तो उसमें कौन कौन से सरकार के अंग होते हैं। ठीक है, जो सरकार है उसके अंग हम लोग पढ़ेंगे। सरकार के अंग, इस चैप्टर में हम लोग राज्य और देश को पढ़ेंगे। ये स्थानीय स्तर के जो है ना, सो हम लोग को अलग से चैप्टर मिलेगा। एनसीईआरटी में तो 3 चैप्टर है, एससीईआरटी में एक चैप्टर बताया गया। तो ये लोकल बॉडी हम लोग यानी अगला चैप्टर हम लोग संभवतः वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग राष्ट्रीय स्तर और देश स्तर के सरकार को समझते हैं। सरकार के अंग, सरकार का 3 अंग होता है। ठीक है, सरकार का 3 अंग, एक होता है विधायिका, या इसी को बोलते हैं व्यवस्थापिका, विधायिका या व्यवस्थापिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए, विधायिका या व्यवस्थापिका, इसको थोड़ा ऊपर, क्योंकि ये लंबा जाएगा, थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, सरकार के अंग,
पहला हो गया विधायिका, या इसी को बोलते हैं व्यवस्थापिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये विधायिका जो है ना, ये इसको बोलते हैं व्यवस्थापिका। ये क्या करता है, इनका काम है कानून बनाना। ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ये क्या करते हैं, उस कानून का क्रियान्वयन करते हैं, यानी कानून को लागू करवाते हैं, ठीक है, और साथ में उस पर काम करवाते हैं। और ये न्यायपालिका क्या हुआ कि अगर विधायिका या व्यवस्थापिका सही कानून नहीं बनाए, चाहे कानून ऐसा बना दिए कि जिसमें किसी प्रकार का झोल है, ठीक है, या कार्यपालिका सही से काम नहीं करा पा रहे हैं, हर आदमी का यानी अधिकार का रक्षा नहीं हो पा रहा है, तो वो आदमी जाएगा न्यायपालिका के पास, ठीक है। ये क्या करता है, विवाद का समाधान करता है, विवाद का समाधान करता है, या अपराध करने वाले को सजा देते हैं, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि ये सरकार के 3 अंग का क्या क्या काम है। अब आप बताइएगा कि भाई हमको पता नहीं है कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, इसमें कौन आदमी होते हैं। तो देखिए विधायिका जो है ना, सो हम लोग पढ़ेंगे, यानी हम लोग केंद्र स्तर का पढ़ेंगे, उसी में हम लोग राज्य भी पढ़ लेंगे। तो केंद्र में हमारे विधायिका केंद्र स्तर पर एक होता है लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा में जो भी मेंबर प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसको हम लोग आम पब्लिक चुन के भेजते हैं, और राज्यसभा में यानी राज्य से चुना के जाते हैं, राज्य के विधानसभा से, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करते हैं। तो इसके लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये दोनों को हम मिला देते हैं, तो इसको बोलते हैं संसद, ठीक है। इसमें एक राष्ट्रपति भी आते हैं। तो ये दोनों के जितने भी सदस्य, सारे सदस्य क्या है कि विधायिका है, व्यवस्थापिका है, ठीक है। उसी तरह राज्य स्तर पर यानी सेम फंक्शन है, नाम बदल जाता है। लोकसभा का नाम है विधानसभा, और राज्यसभा का नाम है विधान परिषद, ठीक है। एकदम सेम फंक्शन है, ठीक है। लोकसभा की जगह विधानसभा और राज्यसभा की जगह विधान परिषद। अब बोलिएगा कि ये तो हम समझ गए कि जो हमारा यानी चुना के आए लोकसभा में और राज्यसभा में, वो हमारा व्यवस्थापिका होगा, यही दोनों मिलकर कानून बनाएगा, ठीक है। राज्य में ये दोनों मिलकर कानून बनाएगा, ठीक है। और जब कानून बन जाएगा तो यहाँ राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाएगा, और कानून बन जाएगा, यहाँ राज्यपाल का सिग्नेचर हो जाएगा और कानून बन जाएगा, ठीक है। अब कार्यपालिका क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले आता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्री परिषद। क्या है कि ये राष्ट्रपति तो आप लोग समझ गए, ठीक है। ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये लोकसभा और राज्यसभा हम चुन के भेजे हैं ना, तो इसी में से, ठीक है, मैक्सिमम 15% आदमी को यानी प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में शामिल कर सकता है, मैक्सिमम 15%। ये 15% आदमी कार्यपालिका के अंग होते हैं, और ये कानून लागू करवाते हैं और उस पर काम करवाते हैं, ठीक है। उसी तरह राज्य में राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, ठीक है। राज्य में क्या होगा, राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, ये हमारा कार्यपालिका हो गया। अब क्या है कि न्यायपालिका में क्या है कि न्यायपालिका में क्या है, सबसे ऊपर जो दिल्ली में है ना,
उसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद राज्य में होता है उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, इसको सिविल कोर्ट बोलते हैं। तो क्या है कि ये 3 स्तर में हमारा न्यायपालिका डिवाइड है। आपको कहीं भी कोई भी कष्ट हो, कहीं अपराध हो, कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे, आपको लगेगा कि यहाँ से हमको अपना अधिकार मिल गया तो ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आप जाएंगे उच्च न्यायालय के शरण में कि देखिए महाशय, हमारे हमारे साथ ये अपराध हुआ, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय हमको सही फैसला नहीं सुनाए हैं। अगर उच्च न्यायालय भी आपको लगे कि ये सही फैसला नहीं सुनाया है, तो हम लोग जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। ये है न्यायालय। अब क्या है, हाँ, ये विधान परिषद जो हम लोग राज्य में पढ़े हैं, ठीक है, ये क्या है कि सब राज्य में नहीं है। ये कितने राज्य में विधान परिषद? 6 राज्य में है। तो थोड़ा सा इसका नाम हम आपको यहाँ बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। 6 राज्य में आप लोग जोरा में याद करेंगे, यूपी बिहार लूटने, यूपी बिहार, ठीक है, ये गाना तो आप लोग सुने ही होंगे, यूपी बिहार। उसके बाद 2 पड़ोसी और हम लोग को याद करना है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद 2 और पड़ोसी याद करना है, आंध्र प्रदेश, इसी से अलग हुआ तेलंगाना, ठीक है। यही 6 राज्य में विधान परिषद है, नहीं तो सब जगह सिंगल विधानसभा ही है। अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा सरकार के अंग पढ़ ली, अब हम लोग सरकार के प्रकार पढ़ लेंगे कि सरकार कितने प्रकार के होते हैं। सरकार के प्रकार, सरकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, और दूसरा होता है राजतांत्रिक सरकार। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का क्या मतलब है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र किसको बोलता है, जहां जनता का शासन है। तो यहाँ लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है, यानी जनता क्या करता है, प्रतिनिधि चुनता है। आप लोग वोट देते होंगे, ठीक है, तो क्या है कि अपने प्रतिनिधि को, और वो जाके आपका बात वहां पहुंचाता है। तो एक तरह से जनता का ही आदमी है, यानी वहां क्या है कि जनता का शासन है। तो क्या है लोकतंत्र में, जनता का शासन हुआ, और ये प्रतिनिधि शासन हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है कि किसी को मना नहीं है, ठीक है, जो भी एक वो उम्र सीमा पार कर लिए हैं उसको चुनाव लड़ने का हक है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सभी को चुनाव लड़ने का हक, ठीक है। और क्या है कि सभी वयस्क आदमी को, वयस्क को मताधिकार, यानी वोट देने का अधिकार है। जितना भी वयस्क है सबको वोट देने का अधिकार है। आपको पता है कि पहले सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, गरीब को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ये समस्या था। हमारे यानी राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, 1931 में उन्होंने एक पत्र लिखा। उनका एक पत्रिका था जिसका नाम था यंग इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका, आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी का। इन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से गरीब को, महिला को, संपत्तिहीन आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं था, उसका बहुत यानी आलोचना किए इस पत्रिका के माध्यम से, ठीक है। तो क्या है कि महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला, थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। तो महिला को वोट देने
का अधिकार। देखिए हर देश में अलग अलग, तो कुछ देश का आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1902 में ऑस्ट्रेलिया में महिला को वोट देने का अधिकार मिला। 1920 अमेरिका में महिला 1920 से वोट डाल रही है, ठीक है। और 1928 इंग्लैंड में। और हमारे यहाँ हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और वहीं से वोट देने का अधिकार यानी दिया गया। हमारे संविधान में एक शब्द यानी एक अधिकार लाए जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे संविधान में व्यवस्था है। सार्वभौमिक यानी सब, और वयस्क है जितने, उसको मत देने का अधिकार है। यानी सब मतलब सब, जो भी है, गरीब अमीर महिला पुरुष सब। वयस्क मतलब 18 वर्ष, यानी जो भी 18 वर्ष का हो, गरीब हो अमीर हो महिला हो, यानी किसी भी जाति को हो किसी भी संप्रदाय को हो, उसको वोट देने का अधिकार है। इसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो हमारे देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आजादी से ही लागू है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजतांत्रिक शासन। राजतांत्रिक शासन में क्या है ना कि एक राजा होता है और सारा शक्ति उन्हीं के पास रहता है, सारा शक्ति इन्हीं के पास है, ठीक है। और इनको चुनने के लिए कोई वोट नहीं होता है। और ये जो है ना तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते जाते हैं, यानी ये राजा है तो इनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, ठीक है। और इनका जो निर्णय होता है ये खुद लेते हैं, कोई किसी से पूछताछ नहीं करते। यहाँ क्या है कि लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए बहुत सारा सिस्टम है और बहुत सारे सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो हमारी सरकार में इतना ही था, ठीक है। हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन। धन्यवाद। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।